नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह। मैं यहाँ इलाहाबाद में, जो आजकल प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, मैं वर्षों से समाजशास्त्र विषय में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। मैं यहाँ एक स्थानीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। दोस्तों, पिछले कई महीनों से जो मेरा अनुभव रहा है कि ये हमने महसूस किया कि समाजशास्त्र विषय में, जो कि अभी अन्य विषयों की अपेक्षा, अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा एक नया विषय है, तो मैंने ये अनुभव किया कि समाजशास्त्र में के विषय की जो छात्र हैं वो डिग्री तो उसी क्लास में पढ़ भी रहे हैं, डिग्रियां भी ले रहे हैं, लेकिन उनमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना मैं वैसे लोगों के लिए जो समाजशास्त्र विषय के छात्र हैं या जो समाजशास्त्र विषय को लेकर नेट JRF UGC के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें सम्मिलित होना चाह रहे हैं, या जो समाजशास्त्र विषय को लेकर जो सिविल सर्विसेज में अपियर होना चाहते हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कैसे हो, ये मेरे मन में बहुत दिन से चल रही थी। तो इसको ध्यान में रख के ही मैंने अपना एक चैनल लाया हूँ, सोशोलॉजी बेसिक करके, जो समाजशास्त्र के जो बेसिक मूल चीज़ें हैं, अवधारणाएँ हैं, समाजशास्त्र का बुनियादी चीज़ें जो है उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरा कोशिश रहेगा कि जो भी उलझने हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे दूर हो। खैर, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दरअसल समाजशास्त्र में बहुत सारी अवधारणाएं या बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो समाज से ही लिए गए हैं। और देखिए ना, समाजशास्त्र में को कहा ही जाता है समाज का अध्ययन करने वाला विषय, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला। लेकिन जो बुनियादी अवधारणा है समाजशास्त्र विषय की, लेकिन विडंबना देखिए कि आज तक समाज के बारे में कोई सर्वमान्य परिभाषा तक नहीं आ पाई। बहुत सारे, और रही बात, बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो समाजशास्त्रियों ने, जो बाद के समाजशास्त्री आए या पहले के भी समाजशास्त्री आए, जो अभी समकालीन इसके छात्र, विद्यार्थी, अध्ययन करने वाले लोग हैं, वो अपने अपने माइंडसेट के अनुसार इसकी व्याख्या करते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो शुरुआती स्तर के छात्र हैं इस विषय में, उनको एक भ्रम की स्थिति उनके मन में चलने लगती है। और शायद इसीलिए मेरा मानना है कि मिशेल्स ने कहा कि समाजशास्त्रीय शब्दावली में अगर कोई सबसे वेगस शब्द है तो वो समाज है। खैर, आगे हम बात करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे इस आपकी उलझन को दूर करने के लिए। दोस्तों, पिछली शताब्दी की करीब 50 के दशक में RM मकीवर और CS पेज का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता था या लिया जाता अभी, क्योंकि विद्वान तो कभी मरते नहीं। RM मकीवर यानी रॉबर्ट मैरिसन मकीवर और उनके साथी CS पेज यानी चार्ल्स हैरिसन पेज, जिनको हम लोग शॉर्ट में आमतौर पर समाजशास्त्र के छात्र मकीवर एंड पेज के रूप में पढ़ते हैं, जानते हैं। मकीवर, इन दोनों ने, यानी मकीवर एंड पेज ने, जो दोनों का लास्ट नेम है, इन दोनों ने एक पुस्तक लिखी सोसाइटी, और सोसाइटी में इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहा और समाज को सामाजिक संबंधों का जाल का, जो कि परिवर्तनशील होते रहा है
परिवर्तनशील होने वाला है और जिसका स्वरूप अमूर्त होता है। दोस्तों, मकीवर एक स्कॉटिश समाजशास्त्री थे। इनकी मूल रुचि समाज, समुदाय, राज इत्यादि में थी और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी बात रखने के लिए कई पुस्तकों की रचना की। जैसे कुछ अगर मैं आपसे शेयर करूं तो वो है सोसाइटी, फिर दूसरी कम्युनिटी, फिर तीसरी द वेव ऑफ गवर्नमेंट इत्यादि। ऐसे कई सारे पुस्तकों की रचनाएं उन्होंने की और इसमें उन्होंने समाज की बड़ी व्याख्या भी की। खैर, मूल रूप से इन्होंने समाज के बारे में कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और जिसका स्वरूप अमूर्त होता। दोस्तों, अभी मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था कि अमूर्त शब्दों की चर्चा की है थी आपसे, तो अमूर्त और मूर्त तो आप समझ ही रहे होंगे। अमूर्त का मतलब होता है, अगर साधारण सरल भाषा में हम बात करें, कि वैसी व्यवस्था, वैसी ही वैसी संगठन जिसको ना तो हम जिसके बारे में हमें जानकारी, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जिसको ना तो हम छू सकें, यानी ना तो स्पर्श कर सकें, ना देख सकें, वैसी चीज़ों की जानकारी केवल कल्पना के आधार पर होती है। और जहाँ तक मूर्तता का सवाल, यानी मूर्त चीज़ें, वैसी संगठन, वैसी व्यवस्था, वैसी वस्तु जिसकी जानकारी हमें या तो स्पर्श करके हो या देख करके हो, वैसी चीज़ें मूर्त कहलाती हैं। दोस्तों, मकीवर ने समाज को सामाजिक संबंधों की ऐसी व्यवस्था माना जिसमें एवं जिसके द्वारा हम रहते हैं। फिर प्रश्न यहाँ उठता कि सामाजिक संबंध का क्या मतलब। दोस्तों, दरअसल ये हम आम तौर पे शुरुआत हर वर्ग के छात्र करीब लोगों को पता रहता है कि जानते हैं या समझते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। दोस्तों, मनुष्यों की इतनी सारी आवश्यकताएं होती कि उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो अकेले नहीं कर सकते। अपनी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो जैविक हो, सामाजिक हो, तमाम तरह की आवश्यकताएं होती हैं मानवों की। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको दूसरे से अंतःक्रिया करना पड़ता। इस अंतःक्रिया करने के फलस्वरूप उन दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध बनता, वैसे संबंध को ही सामाजिक संबंध कहते हैं। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वैसी अंतःक्रिया जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्तियों से जानबूझकर, सोच समझकर, उद्देश्यपूर्ण ढंग से, ना कि अनायास, ऐसा नहीं कि कहीं हम जा रहे हैं, कहीं किसी से ठोकर लग गई और फिर तर्क वितर्क होने लगा, वो तो अनायास हुआ। लेकिन जब हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम जब सोच समझकर किसी से अंतःक्रिया करते हैं, तो उस अंतःक्रिया के फलस्वरूप निर्मित संबंधों को ही सामाजिक संबंध कहते हैं। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए अंतःक्रिया तो आवश्यक है। इस अंतःक्रिया के लिए गिलिन ने एक पुस्तक लिखी, कल्चरल सोशियोलॉजी। उसमें उन्होंने कहा कि अंतःक्रिया के लिए दो तत्वों की आवश्यकता है। एक स्टेबिली यानी उत्तेजना, और दूसरा रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। यानी उत्तेजना और अनुक्रिया के फलस्वरूप
जो अंतःक्रिया होगा और उससे जो संबंध बनेगा, वैसे संबंधों को ही सामाजिक संबंध कहा जाएगा। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके कॉलेज में क्लास शुरू हो गए हो और कोई छात्र, शिक्षक भी हो, आ गए हो और कोई छात्र आया हो, लेट हो गया उसको आने में, और वो गेट तरफ क्लास के दरवाजे पे खड़ा है। अब वो तो पूछेगा ना, मे आई कम इन, शिक्षक से। तो जाहिर सी बात है, शिक्षक भी कुछ ना कुछ जवाब देंगे ही। तो छात्र और शिक्षक, छात्र का पूछना उत्तेजना का काम करता है और शिक्षक द्वारा दिया गया जवाब, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया करता है। यानी और इस स्टेबली और रिस्पॉन्स यानी उत्तेजना और अनुक्रिया की फलस्वरूप शिक्षक और छात्र के बीच में एक संबंध बन जाता है, एक संपर्क स्थापित हो जाता है। यानी पूछने वाला, यानी जिसने बातचीत शुरू की, यानी जिसको कि समाजशास्त्रीय शब्दावली में ईगो कहा जाता है। यानी ईगो के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने वाला, जिसको समाजशास्त्रीय शब्दावली में एल्डर कहा जाता है। ईगो और एल्डर के बीच में होने वाले संपर्क, संबंधों के फलस्वरूप, यानी अंतःक्रिया जो होता है इन दोनों के बीच में, इसके फलस्वरूप जो संबंध बने, ऐसे संबंधों को ही सामाजिक संबंध कहते हैं। दोस्तों, दरअसल समाज में मानव रहता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप कल्पना कीजिए टलकट पार्सल्स की बात। टलकट पार्सल्स ने कहा कि मानव जन्म के द्वारा समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है और उस जिसको तालाब, समाज रूपी तालाब में फेंक जाएगा और उस पे वैसा ही रंग चढ़ेगा जैसा रंग तालाब का होगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में समाज की इतनी बड़ी भूमिका होती है। और फिर समाज ही व्यक्ति को सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक सामाजिक प्राणी बनाता है। क्योंकि हमें पता है कि जब मानव जन्म लेता, ना तो वो सोशल रहता उस वक्त, ना तो वो एंटी सोशल होता। फिर होता क्या? तो उस वक्त उसकी स्थिति समाजशास्त्रीय शब्दावली में बात अगर हम करें तो ए सोशल कैटेगरी में आती है, यानी सामाजिक रूप से तटस्थ। समाज में रहकर समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक ए सोशल मानव ए सोशल स्तर से सोशल सामाजिक प्राणी के रूप में बदलता है और जो कि एक तमाम सामाजिक मानदंडों से घिरा रहता है। और इसीलिए तो मैंने ने कहा कि मैन इज ए नॉर्म मेकिंग एनिमल। खैर दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि आज से आपसे मेरी पहली मुलाकात है, तो थोड़ी थोड़ी जो बुनियादी बातें हैं मेरे मन में जो है वो आपको भी क्लियर कर दूँ। फिर आगे ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे आपसे अलग अलग मुद्दे पे बात करूँगा। एक और आम बोलचाल के शब्दों में ये कहा जाता है कि एक दो वर्ड में और आपसे आज क्लियर करना चाहूँगा। एक है समाज और दूसरा एक समाज कहते हैं। अगर हम समाज, केवल समाज शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो इसका मतलब केवल सामाजिक संबंधों से है जिसका स्वरूप अमूर्त होता, जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, जो परिवर्तनशील होता, ऐसे संबंध। लेकिन अगर हम एक समाज शब्द का प्रयोग करते हैं जब, तो इसका मतलब होता कि अगर किसी निश्चित भौगोलिक सीमा में जो फिजिकली जो समाज, जो व्यक्ति सशरीर उपस्थित हुए, जो संग्रह है व्यक्तियों का, वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की विशेषता को बताता है। समाज का निर्माण व्यक्तियों से नहीं होता। समाज का निर्माण व्यक्तियों के
बीच में अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, जिसका स्वरूप अमूर्त होता है। लेकिन एक समाज हम अगर शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब वो मूर्तता से है, जिसकी सदस्यता भी ऐच्छिक है, हमारे मन पे है। जैसे अगर हम कहें कि भारतीय समाज है, इसका मतलब हुआ कि भारत के भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों की विशेषता को बताता है। दोस्तों, समाज में एक मानसिक गुण होता है, क्योंकि समाज एक का स्वरूप संरचनात्मक भी है, प्रकारात्मक है, दोनों प्रकार का स्वरूप। एक सामाजिक गुण, एक मानसिक गुण होता है, और जो परोपकारी होता है यानी चेतनात्मक होता है, चेतनाओं पर निर्भर होता है। और ये इसलिए कि समाज जो अंतःक्रिया होते हैं वो कई स्तरों पे होते हैं, क्योंकि मानवों की आवश्यकता बहुत सारी है ना। कोई भी मानव इस दुनिया में अकेले नहीं जीवन जी सकता, और अंतःक्रिया भी 3 स्तरों पे होती है, कहा जाता है। जैसे व्यक्ति व्यक्ति के बीच में यानी बिटवीन इंडिविजुअल्स, दूसरा व्यक्ति समूह के बीच में यानी बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, और फिर एक समूह से दूसरे समूह के बीच में यानी बिटवीन ग्रुप्स। अभी मैं आपसे कह रहा था कि समाज में एक मानसिक गुण होता, परोपकारी गुण होता। इसको स्पष्ट करने के लिए गणित ने कहा कि समाज एक चेतना के समानता की चेतना पे आधारित होता, समानता का भाव होता। और मकीवर ने भी यानी मकीवर ने भी द एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में कहा कि समाज मीन्स समानता, मीन्स सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। समाज में समानता होगी तो विषमता भी होगी, विभिन्नताएं भी होगी। सहयोग होगा तो संघर्ष भी होगा, और सहयोग तो जरूरी है, और सहयोग जरूरी है तो संघर्ष भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि संघर्ष के कारण ही मानवों में एक गतिशीलता की भाव पैदा होती है। संघर्ष के कारण ही एक दूसरे के प्रति जागरूकता पैदा होती है। शायद इसलिए मकीवर के ही शब्द है कि सोसाइटी इज कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, समाज के जीवन काल मानव के जीवन काल से लंबा होता है। हम इसके बारे में समाजशास्त्र के शब्दावलियों, समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत है, इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको अच्छा लगा हो, और अगर कुछ आपको विशेष लगे इस वीडियो में तो आप अपने दोस्तों को भी इसको देखने के लिए प्रमोट करेंगे, ताकि मेरा हौसला आप जाए उसके। फिर मिलते हैं इस वादे के साथ। धन्यवाद।